उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज से आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे सुप्रसिद्ध फिल्मकार रमेश सिप्पी। तो आइए सुने निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। रमेश सिप्पी जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। रमेश जी, हमारे श्रोता ये तो जानते हैं कि आपके पिता जीपी सिप्पी साहब नामी फिल्मकार रहे हैं और एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी यात्रा के बारे में कि आपका एक फिल्मकार के रूप में, निर्माता निर्देशक के रूप में सफर कैसे शुरू हुआ। ये तो साफ जाहिर है कि मेरे पिताजी श्री जीपी सिप्पी जब इंडस्ट्री में थे तो मेरे लिए एक आसान हो गया कि मैं उनके सेट्स पे कभी कभी जब मौका मिला तो जाया करता था और ऐसे ही मेरी कुछ जान पहचान उस दुनिया से हुई और दिलचस्पी भी आने लगी और मैं सपने भी देखने लगा कि शायद मैं इस दुनिया में कुछ कर दिखाऊंगा। खैर, बच्चा तो बहुत से सपने देखता है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि सपना काफी कुछ सच भी हो गया। रमेश जी, आपका सपना ही नहीं पूरा हुआ बल्कि आपने दूसरों के सपनों में भी रंग भरे और अपना एक अलग अंदाज, अपना एक अलग स्टाइल बनाया और फिर एक लंबी यात्रा आपकी शुरू हुई और इसमें कामयाबी के कई मोड़ आए। और एक फिल्मकार के रूप में अगर हम आपके सफर की बात करते हैं तो सिलसिले की शुरुआत हम करना चाहेंगे फिल्म अंदाज से। आइडिया तो कुछ ऐसा था कि जो कहानी का एक वन लाइन थॉट था कि एक विडोअर जिनके दोनों के पास एक बच्चा है, वो किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने अपने जोड़ीदार को खोया और फिर मिले और बच्चों के थ्रू उनकी एक नई जिंदगी एक शुरू होने की उम्मीद नजर आने लगी। उसमें कैसे कुछ पास्ट की बातें जो हैं वो आड़े आने लगी और कुछ फैमिली के और भी रोक और बंदिशें थीं, लेकिन कैसे इन सबको पार करते हुए एक खूबसूरत सी कहानी बना सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। और क्या ये नहीं होगा, काफ़ी लोगों ने कहा मुझे कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है और कमर्शियल वैल्यू इसमें कम है, लेकिन मैंने सोचा कि पहली बार जब कुछ काम करना हो तो हटके ही करना चाहिए ताकि लोग ज़रा देखें कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी सी हटके हो, लेकिन रंग उसमें ऐसे भी हो जो कमर्शियल हो। हमें कुछ अपने लिए तो नहीं फिल्म बनानी है। और मौका कुछ ऐसा था, मैंने 17 बरस की उम्र में काम काज शुरू कर लिया था। जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, सेंट ज़ेवियर स्कूल ख़त्म हुआ, मैंने मॉर्निंग क्लासेस ज्वाइन किए जय हिंद कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री के लिए, और वहाँ क्लासेस थे 7 से 10 बजे तक और 10 बजे से लेके मैं 10 बजे तक काम करता था। फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया लगातार 8 साल के लिए। अपनी कंपनी भी थी, उसमें हाथ भी बटाना था और साथ साथ सीखते रहे। और फिर 25वीं सालगिरह पे मैंने अंदाज शुरू किया। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
जाना। ओढ़ले ओढ़ले हो, ओढ़ले ओढ़ले हो, ओढ़ले ओढ़ले हो, ओढ़ले ओढ़ले। जनवरी का महीना था, 23 तारीख अंदाज शुरू की मैंने, शम्मी कपूर। बाप रे बाप, क्या तमाशा किया है बच्चों ने, रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। हेमा मालिनी। आपको तो जरा भी डर नहीं लगा? डर तो था, लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर मैं भी रोने लगता तो आप क्या करती? तो मैं चुप करा लेती, मुझे आता है। एक बात है शीतल जी, बड़ी हिम्मत है आप में, यूं अकेले दीपू को बड़ा कर रही हैं। मेरे साथ तो फिर भी मेरी माँ है और मेरे, लेकिन आप अकेले। मैं भी अकेली थोड़ी हूँ। जी, कौन है आपके साथ? मेरे पति हैं। यही लगता है कि आज भी मेरे साथ हैं। उन्हीं का हौसला लेके दीपू को बड़ा कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच वही इसकी देखभाल कर रहे हैं। सिमी ग्रेवाल। रवि, मैं मर गई, तुम मेरे लिए एक ताजमहल बना देना। कहाँ, रांची या बरेली में? छोटा सा ताज, और उस पे लिख देना मेरी मुमताज महल। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि उस जन्म में मैं ही मुमताज महल थी। उसकी रूह आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। शायद इसलिए चांदनी रातों में मुझे ताज बहुत याद आता है। और उस जन्म में तुम जरूर शाहजहां होगे। और राजेश खन्ना, जो उस वक्त बड़े सुपरस्टार बन गए थे। शीतल, एक काम करोगी? बोलो ना, करोगी? क्या? तुम ना, मेरा मतलब है जब होंगे तब की बात कर रहा हूँ कि तुम। क्या तुम? मुझे 2 बच्चे चाहिए, जुड़वे, एक लड़का और एक लड़की। राज, तुम बहुत पाजी हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे कमाल है, हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सख्त जरूरत है, तो हमें भी अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की, बस। लड़के को तुम बड़ा कर लेना, लड़की को मैं बड़ा करूंगा। लड़का तो बुद्धू होगा, मैं जानता हूँ। लड़की मेरी बड़ी स्वीट, खूबसूरत, भोली भाली, लाल सा रिबन बांधे हुए भागती हुई पापा के पास आएगी। पापा च्युइंगम खाओगे? और लड़का, माँ पैसे दो, मूंगफली खानी है, इडियट। तुम चुप रहो, मेरी बेटी की तस्वीर मत खराब करो। तस्वीर? अरे कार्टून कहो, कार्टून। तुम्हारी बेटी जैसे बड़ी जुलेखा होगी। तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगी। अच्छा, पहले शादी तो होने दो। एक आइडिया। अब क्या है? आज अभी शादी कर ले। पहले पिताजी को तो मना लो। पिताजी को बाद में मना लेंगे। तुम्हारे तो सारे काम उल्टे होते हैं। पहले बच्चे होंगे, उसके बाद हनीमून, फिर शादी। अरे वाह शीतल, मर जाऊं, अभी हनीमून करते हैं, बाद में शादी। उनको भी मौका पिताजी ने दिया था। पहली उनकी फिल्म राज थी, बबीता भी इंट्रोड्यूस हुई उसमें। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। तो ऐसे उस वजह से उसने लिहाज रखा हमारा, और उन्होंने गेस्ट रोल भी कर दिया। मेरा ख्याल है जहाँ तक पब्लिक का सवाल था, उनको सबसे लोकप्रिय वही लगा। वो गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओढ़ले ओढ़ले हो, ओढ़ले ओढ़ले हो, ओढ़ले ओढ़ले हो, ओढ़ले 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 हो, ओढ़ले ओढ़ले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न
दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले हो, अरे इतने हो। ऐसे जिंदगी शुरू हुई। कई लोगों ने आपकी प्रतिभा पर सवालिया निशान भी खड़े किए होंगे और आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर संदेह व्यक्त किया होगा। बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर एक फिल्म एक अच्छी बन जाती है तो लोगों को क्रेडिट देते हुए मुश्किल होती है कि एक जवान सा लड़का उसने कैसे ऐसी फिल्म बना ली होगी। नहीं, ज़रूर इसमें हाथ होगा, शम्मी कपूर साहब का हाथ होगा, इसका हाथ होगा, उसका हाथ होगा। ये एक उस ज़माने में तो यंगस्टर्स का वैसे ज़माना नहीं था, तो एक डायरेक्टर बनने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की ज़रूरत थी, स्पेशली जब ऐसी एक फिल्म बनी जिसकी प्रेम कहानी एक मैच्योर प्रेम कहानी। जिंदगी बड़ी अजीब है शीतल जी, बहुत अजीब। ये सब कुछ भुला देती है और फिर भी सब कुछ याद रहता है इसे। बड़े से बड़ा गम भी वक्त मिल जाए तो जिंदगी उसी की आदी हो जाती है। जी हाँ, वक्त मिल जाए तो जिंदगी अपने आप जीने की राह निकाल लेती है। लोगों ने ये बहुत शक जाहिर किया कि शायद इसमें बहुत से लोगों का हाथ हो, रमेश सिप्पी तो ये बना नहीं सकता। ये आगे भी चल के ऐसा ही रहा। सीता और गीता जब हिट हुई तो लोगों ने कहा कि इसमें सलीम जावेद का हाथ हो सकता है। शोले के बाद फिर वो मुझे इनकार नहीं कर पाए मेरी क्रेडिट। शाबाश। क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने। क्यों? रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। आख थू। आप फिल्म निर्माण में जाना चाहते हैं, फिल्म का निर्देशन करना चाहते हैं, तो इस मामले में आपके पिताजी का क्या दृष्टिकोण था, क्या रवैया था उनका? पिताजी के बारे में ज़रूर कहना पड़ेगा कि बहुत ही दिलदार और बहुत ही एंटरप्राइजिंग एक किस्म के आदमी रहे हैं वो, और यंग टैलेंट में काफ़ी फेथ रखते हैं और लोगों को एक बढ़ावा देने का उनमें एक बहुत बड़प्पन है जो उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया। आखिर पैसा लगता है, आखिर नाम भी बैनर का जिसको कहते हैं, पहले ब्रह्मचारी बन चुकी थी, उनको अवार्ड भी मिला था बेस्ट फिल्म का। फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ मुझ में वो पैशन वगैरह भी देखा होगा कि जोश है और चाहत है, और ये कहानी को लेकर भी कुछ सवाल पैदा हुए होंगे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जब एक नौजवान जोशीला सा है और उसको अपना काम कर दिखाना चाहता है तो बेहतर है कि उसे कुछ फ्रीडम ऐसी दी जाए कि वो नई चीज़ें कर पाए। तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने ऐसा सोचा
वरना जो तजुर्बेकार लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि नहीं, कुछ ज़्यादा कमर्शियल चीज़ बनाइए, कुछ ऐसे ढंग की चीज़ बनाइए जो लोगों को पसंद आए, और सब जानते हैं कि इस तरह की फिल्में चलती हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे, ही एनकरेज्ड मी, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी फिल्म बन गई और लोगों ने पसंद भी की। बहुत बड़ी सुपरहिट ज़रूर नहीं हुई हो, लेकिन नाम भी कमाया और दाम भी, और मौका भी दिया मुझे कि कुछ हटकर कर दिखाऊं। आप देख सकते हैं? जी हाँ, देखो किस मुश्किल में फंसी है, आपकी कर दो। मेरा मतलब है, अगर आप देख सकते हैं तो उस दिन के लिए मैं सचमुच आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, आप बीच में आ गई, मैंने आपको भी गेम में शामिल कर लिया। आपने मेरी बात का बुरा माना। आप चुप क्यों हैं? कहिए, कुछ तो कहिए। क्या कहूँ? कुछ भी कहिए कि कोई बात नहीं, आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना। बुरा तो माना था। बुरा माना तो ठीक है, डांटिए मुझे। आप टीचर हैं, अपना विद्यार्थी समझकर मुझे सजा दीजिए। कहिए तो स्टूल पर खड़ा हो जाओ। लेकिन सच पूछिए तो वैसे ही मेरा कद इतना होता है कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे स्टूल पर खड़ा कर रखा हो। कहिए तो मुर्गा बन जाओ। रमेश जी, सबसे अहम बात जो है हमारे यहाँ के सिनेमा की, क्या है आपके नजरिए में? मेरा ख्याल है वो तब भी था और आज भी है, वो है संगीत। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। फिल्म पसंद आने के लिए ज़रूर एक कहानी की जगह बहुत अहम होती है, और तब और अब में फ़र्क, और ज़माने में जो फ़र्क आया है उससे शायद ये फ़र्क पड़ा है कि एक कहानी को कहने का अंदाज़ बदल गया है, स्टाइलाइजेशन जिसे कहते हैं। लेकिन एक अच्छी सी कहानी हो वो आज भी पसंद आती है, नयापन हो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फॉर्मूला के हिसाब से चले, वो नहीं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा हिलोगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। तुमने क्या समझा था कि मैं अलीबाग से आया हूँ? ट्रेलर देखती पूरी पिक्चर समझ में आ गई थी। तुम मेरा बैग लोगे और यहाँ से 9 तो 11 हो जाओगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। मैं सरदार जी को नहीं जानता हूँ। ब्रदर जस्ट ट्राई। ब्रदर नहीं, फादर। इस लाइन में मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। ओह, आप भी हमारे जैसे? आदित्य श्रीवास्तव। You can call me Ditto. चुप, दूसरा हाथ दो। अरे आप जा रहे हो? आपने मेरा ग्रेट सैंडविच बना दिया। हेल्प! अगली बार निशाना शिकार पे लगाना, शिकारी पे नहीं। और संगीत की जगह जरूर एक कायम रही है, आज भी कायम है। भूल जाए सारा जहां, come to me।
भूल जाए सारा जहां, come to me, हम बना ले अपनी नई जगह। Listen up, girl. एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू में काबू है, समझो सारे बात बाकी, वक्त का क्या भरोसा, बन के पानी बह जाए, कल अगर ना मिल पाए, रह न जाए बात बाकी। Right now है खुशी का समा, right now हम है इस पर जहां, भूल जाओ मुस्कुराओ, रह न जाए बात बाकी। एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू पे काबू है, समझो सारे बात बाकी, वक्त का क्या भरोसा, बन के पानी बह जाए, कल अगर ना मिल पाए, रह न जाए बात बाकी। आओ मिल जाए हम यूं कि फिर ना हो जुदा, never gonna let you go girl, never gonna let you go, no 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 no। ना हो कोई फासले, ना हो दूरियां, never gonna let you go girl, never gonna let you go, no 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 no। आज के दर्शक जरूर इतना चाहते हैं कि खामखा के गाने ना ठोस दिए जाएं फिल्म में। कहीं ना कहीं वो पहले जो 10-12 गाने होते थे फिल्म में, अब वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन रेलेवेंट हो, ना सिर्फ के गाने के वजह से गाना हो। एक बस अब आधा घंटा कहानी सुनी है तो देखी है तो बस अब वक्त आ गया है गाने का, वो पहले हुआ करता था, अब ऐसा नहीं चाहते लोग। तो अहम बात, एक तरफ कहानी, एक तरफ संगीत, और हमारे जो स्टार्स हैं उनकी अपनी जगह रही है हमेशा। फॉलोइंग और एक्सपेक्टेशन जो हो जाती है, उम्मीद बांधे रखते हैं लोग अपने स्टार्स को देखने की। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग बात होती है, और अलग अलग फिल्म मेकर अपना अपना छाप लगा के गए हैं। बिमल रॉय साहब की फिल्मों से कुछ और उम्मीदें थी, गुरुदत्त साहब की फिल्मों से कुछ और उम्मीदें थी, महबूब खान साहब जो फिल्म बनाते थे उनसे अलग उम्मीदें हुआ करती थी, और नासिर हुसैन और सुबोध मुखर्जी जब बनाते थे उनसे अलग उम्मीदें होती थी। मैंने बहुत सी फिल्में देखी इस मुल्क के जाने माने लोगों की, ये सब जो नाम लिए मैंने, इसके अलावा भी बहुत से बढ़िया फिल्म मेकर रहे हैं। राज कपूर साहब तो वो तो एक लेजेंड रहे हैं, और वो जितना नस नस पहचानते थे अपने ऑडियंस को और अपने कला को, जो संगीत और कहानी, उसका मेल और किस तरह प्रेजेंट करना, मेरा ख्याल है मुश्किल से ऐसा मेकर पैदा हुआ होगा जो ये समझता था कि कैसे गानों को इंटीग्रेट किया जाए और उससे आगे कहानी बढ़े, और गाने वही कहें जो कहानी के डायलॉग कह सकते हैं। अच्छा, आपकी पहली फिल्म राज कपूर साहब ने देखी थी? मैं शायद काफ़ी लक्की था, मेरी किस्मत अच्छी रही हुई कि मेरी पहली फिल्म ही उन्होंने प्रीमियर पे देखी, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसा लुक दिया कि बेटे तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। वो शायद 19 बरस के थे जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे। खैर वो आए थे, शम्मी कपूर साहब के बड़े भाई थे, और पिताजी को भी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिल्म देखकर उनको अच्छा लगा, और उनको अच्छा लगा इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना मैं कहूँगा कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो कोई इंस्टीट्यूट उस वक्त था नहीं, अगर होता तो शायद मैं ज्वाइन भी कर लेता। लेकिन मूवी मेकिंग एक ऐसी बात है जो सिर्फ किताबों से नहीं सिखाई जा सकती। जैसे दुनिया में कोई भी आप काम कर लें, सिर्फ जो किताबों में सीखते हैं उससे तो नहीं आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। उसके लिए एक तजुर्बा, एक इंस्टिंक्ट और ऐसी बातें हैं जो ज़रूरी हैं लाइफ के, अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो काम आते हैं, एक सिक्स्थ सेंस कहिए, कुछ भी कहिए, ये ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से ये जो एग्जाम्पल्स हैं लोगों के ऐसे कि
वो फिल्मों के बारे में कुछ ना जानते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बना ली, बहुत यादगार फिल्में और बहुत अच्छी फिल्में, जो आज भी बहुत बेहतरीन मानी जाती हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। रमेश जी, आपके निर्देशन में जाने माने फिल्म अभिनेता संजीव कुमार साहब ने भी काम किया। फिल्म सीता और गीता में भी वो थे और शोले में भी उन्होंने एक बड़ी ही यादगार भूमिका निभाई। एक कलाकार के रूप में, एक इंसान के रूप में आपने उनको कैसा पाया? संजीव कुमार साहब बहुत अनोखे आदमी थे, बहुत अच्छे कलाकार तो थे ही, काफी मेहनत से काम किया उन्होंने। इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं नहीं, वो तुम अचानक आ गए ना तो। तुम अचानक चली जाती हो, हम अचानक चले आते हैं।
अपनी अपनी आदत है। बैठो। बैठ जाए। हाँ हाँ बैठो ना। क्या पिएगे? समझदार आदमी सिवाय पानी के और कुछ नहीं पीते, इसलिए तकल्लुफ की कोई बात नहीं। पहले ये बताओ, घर में कोई है? क्यों, हम कोई नहीं? आप तो कोई हैं ही, लेकिन आज हमें सिर्फ कोई से नहीं, कोई के चाचा से भी मिलना है। अरे रवि, नमस्ते चाचा जी। करो बेटे। कहो कैसे हो? बस ठीक हूँ। अभी आई। बैठो रवि। चाचा जी, दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ मम्मी डैडी ने भेजा है। अच्छा अच्छा। चाचा जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लिया, और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, और एक बहुत बड़ी बात थी उनमें कि जो नॉर्मल जो बड़े स्टार्स हुआ करते थे वो अपनी एक पर्सनालिटी बना लेते थे। और जब आप फिल्म देखने जाते, ये दिलीप कुमार की फिल्म है और ये राज कपूर की फिल्म है, ये देवानंद की फिल्म है, तो कोई ना कोई इमेज आपके जहन में सही आ जाती थी कि दिलीप कुमार साहब इस तरह अपने सीन को पेश करेंगे, देवानंद साहब अपने जो उनकी पैंट है थोड़ी सी ज़मीन से उठी हुई होगी और हाथ इस तरह हिलेंगे, और राज कपूर साहब का राइट हैंड यूँ चैपलन स्टाइल जो उन्होंने पेश किया वो बहुत प्यारा था और दिल लग जाता था उनके साथ। लेकिन संजीव कुमार साहब जो हैं, उन्होंने एक अपनी ऐसी जगह बनाई कि जिस कैरेक्टर को अपनाते थे वो ज्यादा उभर के आता था संजीव कुमार से। तो संजीव कुमार उस कलाकार के पीछे आदमी थे जो उस रोल को इस तरह अपना लेते थे कि वो संजीव कुमार से बड़ा हो जाता था। सीता, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ। उसे जिंदगी में और क्या चाहिए? तुम्हारी जैसी पत्नी जो सुंदर है, सुघड़ है, जो एक बहुत ऊंचे घराने की है, तुम्हें पाकर तो मैं। रवि, क्या बात है? रवि, मैं बताओ ना क्या बात है? आज की रात हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जो तुम आज तक मुझे समझते रहे, मैं वो नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं किसी गूंजे घराने की नहीं हूँ रवि। मैं तो एक मामूली सी बंजारन हूँ जिसे गलती से ये लोग सीता समझकर अपने घर ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ रवि, मैं गीता हूँ, गीता, जिसका काम सड़कों पर तमाशा दिखाना था। ये सच नहीं है। अगर ये सच है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे न जाने कितनी बार कहना चाहा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। रवि, मेरी बात तो सुनो। तुम समझती हो मैं सड़कों पे नाचने वाली एक बंजारन को, जिसके न खानदान का पता है न खून का, अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा? लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। यारों के यार थे, फिल्म बनाने वक्त भी एक ऐसी खुशी में बना लेते थे, अपना काम कर जाते थे, और शाम को पैकअप के बाद भी मिलना जुलना और कुछ ऐसे अनोखे मोमेंट्स साथ गुजारना। बहुत कम एक्टर हैं ऐसे, और शायद ही मुश्किल ऐसे लोग होंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि जिन्होंने ऐसी जगह बनाई जो रोल में इतना घुल जाते थे कि रोल अलग ही लगता था, और आपको ये ख्याल बाद में आता था ये तो संजीव कुमार ने किया है। सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। ये हाथ मुझे दे दे। जब एक एक्टर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे एक्टर्स जो हैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं अपने काम में, और वो तब हो सकते हैं जब स्क्रिप्ट से इंस्पायर हों और फिर उनकी अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसी हो कि वो मिल मिला के बहुत एक नया रंग दे सकें कैरेक्टर को। मैं अपनी तरफ से ज़रूर सोचा करता था कि ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब भी किसी एक्टर ने एक अच्छा सजेशन दिया मुझे अच्छा लगता था, और जहाँ तक हो सका उसे मैं अपनाने की कोशिश करता था। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसी दृष्टि में जा रहा है कि ये फिल्म के लिए भी सही नहीं और ये कैरेक्टर के लिए भी सही नहीं, तो मैं बड़े प्यार से उनको समझा देता था, और वो मान भी जाते थे कि ये बात सही है कि ये
इंटरप्रिटेशन शायद वैसे अच्छा हो, लेकिन इस फिल्म और इस रोल के लिए ये ठीक नहीं होगा। रमेश जी, ये सुनने में आता है कि जो बड़े बड़े स्टार हैं उनमें कई बार ईगो प्रॉब्लम हो जाती है रोल को लेकर के, कि साहब उसको तो बड़ा रोल दे दिया और मुझे छोटा रोल दे दिया। ये जरूर होता होगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो बिल्कुल उभर कर आए और याद रहे। शोले जैसी फिल्म में जहां सबके रोल काफी बटे हुए थे, तो उसमें जरूर सबको लगता था अगर यार ये रोल कुछ ज्यादा बेटर हो गया या वो रोल बेटर हो गया, लेकिन एंड में उनको समझ में आ गया कि भाई कि सबके रोल बड़े अच्छे हैं। क्या किए रहे हो आप? अरे खां में तो कह रही हो, पान खा लो आप। अटेंशन रेडियो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। यूं कि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कौन कौन है आपके घर में? सब है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर देखूंगा, और एक पोता भी है। पोता? इतनी उम्र नहीं लगती आपकी। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ, और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक। शोले में सलीम जावेद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ऐसी बात नहीं है कि सीता और गीता में नहीं था, या कुछ कुछ अंदाज में भी था। अंदाज के कुछ लास्ट भाग में वो आए, मेरे ख्याल है आधी से ज़्यादा बन चुकी थी फिल्म जब वो उन्होंने ज्वाइन किया, तो वहाँ से लेकर उन्होंने कंट्रीब्यूशन मेरे काम में शुरू किया। जहाँ तक शोले का सवाल है, वो एक 4 लाइन की आइडिया थी। वो आइडिया बेसिक लाइन कहानी की थी। जब सुनाई तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे वो, जो अपने गांव में बसे थे, और वो अपने फैमिली के मैसेकर के लिए वो ढूंढ रहे थे 2 ऐसे आदमियों को जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी जब वो आर्मी बैरक्स में काम करते थे। यंग कैडेट थे उनके नीचे, और उनके अंडर ट्रेनिंग ली थी। बहुत मजाकी भी थे, बहुत मिस्चिवस थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थी तो जो उनको बहादुरी भी थी, जो याद आई थी, और वो ऐसे मौके पर उनको याद करता है और वो उनको बुलवा लेता है। आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। और वो उनकी मदद करते हैं। लेकिन आपकी मूल कहानी का जो फौजी अफसर है वो शोले में पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है, और इसी तरह से आपकी जो मूल कहानी है, जो मूल आइडिया था, उसमें वो जो 2 कैडेट थे वो शोले में अपराधी दिखाए गए हैं, जय और वीरू के रूप में। तो ये जो 4 लाइन का आइडिया था, ये आपका था?
नहीं, ये सलीम जावेद साहब ने ये 4 लाइन का आइडिया हमें सुनाया। इसी ऑफिस के बगल वाले कमरे में दिन में आप थे और सलीम जावेद साहब थे? पिताजी भी थे। हम लोग सबका यही रिएक्शन रहा कि इस आइडिया में दम है, ये डेवलप की जा सकती है और पोटेंशियल है। उस वक्त तो ऐसा ही लगा, उससे ज्यादा उस वक्त कहना, क्योंकि एक एजेंडा था हमारा कि एक एडवेंचर फिल्म बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक बैकबोन की कहानी जो चाहिए थी, ये सही लग रही थी कि ये 1 लाइन के लिए ये अच्छी कहानी है। अब इसको किस तरह डेवलप किया जाए, इसके इर्द गिर्द कैरेक्टर्स बनाए जाएं, और ये सारा काम काफ़ी तेज़गी से हुआ। मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसे ही जनवरी फरवरी का महीना था जब ये बात हुई। मार्च तक हम एक स्क्रीन प्ले के साथ तो तैयार हो गए थे और कैरेक्टर्स सारे मोर और लेस अपनी अपनी जगह बन गए थे और कास्टिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद डिटेल्ड डायलॉग स्क्रिप्ट शुरू हुआ जो जाकर मेरे ख्याल है मई के महीने तक सब कंप्लीट हो गया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर, हम अगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम
मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फाइनल करने से पहले कहानी को कई बार काटा पीटा गया होगा, बहुत सारी तब्दीलियां भी आपने की होंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक दो ड्राफ्ट लिखे गए, उसके बाद फाइनल ही हो गया। उसके बाद सिर्फ पॉलिशिंग की जरूरत पड़ी ऑन द सेट्स, जिसको कहते हैं कि सीन के मुताबिक, जो सेटिंग के मुताबिक थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ा, वरना कुछ बदला नहीं। वैसा का वैसा ही था और वैसी की वैसी ही बनी जैसे लिखी गई थी। ठाकुर साहब, आपका खत मिलते ही मैंने सोचा आपने मुझे याद किया है, अगली गाड़ी से चलाया। जेलर साहब, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए, बिल्कुल, कोई भी काम हो। मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। 2 आदमी? रामलाल, इन्हें पहचानते हैं आप? ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश, 1 नंबर के चोर, छटे हुए गुंडे हैं। जानता हूं, लेकिन काम कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। ठाकुर साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, ये दोनों किसी काम के नहीं। नहीं जेलर साहब, अगर एक तरफ इनमें ये सब खराबियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ खूबियां भी हैं। खोटा सिक्का तो दोनों ही तरफ से खोटा होता है। सिक्के और इंसान में शायद यही फर्क है। मुझे याद है 2 बरस पहले की बात है, डिस्ट्रिक्ट जमालपुर में मैंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। शाम ढलने से पहले हमें तामली पुलिस स्टेशन पहुंचना था। कोई दूसरा इंतजाम ना हो सका, इसलिए हम एक मालगाड़ी में आ रहे थे। मैं, 2 सिपाही और हथकड़ियां पहने ये दोनों बदमाश, जयदेव और वीरू। थानेदार साहब, आप कभी दौलतपुर थाने पे भी थे? हाँ, पहले था। क्यों? हाँ, अब याद आया। जब से आपने पकड़ा है तब से सोच रहा हूँ कि आपको पहले कहाँ देखा है। वहाँ वो लालजी भाई बनिया की दुकान थी ना, जहाँ चोरी हो गई थी, याद है आपको? लालजी भाई बनिया? नहीं तो। नहीं याद? जय याद है जब हम 2 दिन के लिए दौलतपुर थाने में बंद हुए थे? दौलतपुर थाने? हाँ। कब बंद हुए थे? अबे जब वो बनिए की दुकान का ताला तोड़ा था तब थानेदार यही तो थे, नहीं पहचाना? मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। अब क्या बोलूं, इसकी तो आदत है भगभग करने की। तुम दोनों ये धंधे कितने दिनों से कर रहे हो? बस यूं समझिए थानेदार साहब, होश संभालते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्यों करते हो ये सब? जिसलिए आप पुलिस की नौकरी करते हैं, पैसा। नहीं, मैं पुलिस की नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। उसके लिए तो मेरे पुरखों की खेती बाड़ी ही काफी है। शायद खतरों से खेलने का शौक है मुझे। हम भी तो रोज खतरों से खेलते हैं। फर्क है, मैं कानून की हिफाजत के लिए खतरे मोल लेता हूँ और तुम कानून तोड़ने के लिए। और दोनों ही कामों में बहादुरी की जरूरत होती है। हाँ, जरूरत होती है। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो? अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। क्यों जय, मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। डाकू। क्यों थानेदार साहब, बहादुरी आजमानी है? थानेदार साहब, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। लेकिन भागने की कोशिश मत करना। थानेदार साहब, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। साले। चल। मैंने कहा था भागने की कोशिश। क्या बोलता है? भाग तो सकते हैं। इसे इस हालत में छोड़कर? इस हालत में छोड़ा तो ये मर जाएगा। और अगर अस्पताल ले गए तो गए 4-6 महीने के लिए अंदर। क्या बोलता है? तू बोल। निकाल वही। हेड्स अस्पताल ले चलते हैं, टेल्स भाग चलते हैं। हेड। वो बदमाश हैं,
लेकिन बहादुर। काम क्या है? बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू? हाँ, वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000 जिंदा या मुर्दा। तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है, जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया। आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं? पुलिस का इनाम भी तुम्ही को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। गब्बर सिंह के रोल के लिए हमने डैनी डेंजोंगपा को साइन किया हुआ था। उस वक्त के काफ़ी बड़े और अच्छे कलाकार थे और हमें लगा कि उनमें एक बात है जो ये रोल निभा पाएंगे, लेकिन वक्त के बड़े निराले होते हैं ढंग, और जब शूटिंग की बारी आई तो वो एक दूसरे उलझन में थे, क्योंकि फिरोज खान साहब ने उन्हें एक बहुत अच्छे रोल में ले लिया था जो मेरे ख्याल फिल्म धर्मात्मा थी, तो वो डेट एडजस्ट नहीं कर पाए। तो हमें ओवरनाइट ये फैसला करना पड़ा कि क्या हम अब उनके लिए वेट करें जब तक वो फिल्म ख़त्म हो जाए, या हम आगे बढ़ें किसी और के साथ। तो मुमकिन है ऐसा फैसला तो हम कर नहीं पा सकते थे कि सारे बाकी आर्टिस्टों की डेट हों और हम रुक जाएं। तो सलीम जावेद साहब ने नाम सजेस्ट किया अमजद खान का। आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। इत्तेफाक की बात है कि मैंने उनको स्टेज पे उससे पहले ज़रूर देखा था। एक साउथ अफ्रीका के बारे में एनेक्ट किया गया था और उसमें मेरी बहन ने भी काम किया था, सोनी ने, और इसमें एक हबशी का रोल किया था उन्होंने और काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने। तो एक उनके एक्टिंग की झलक तो मिली थी, लेकिन वो तो एक दिमाग की बात थी कि भाई पता था कि ये एक्टिंग कर सकते हैं। और जो उनके पिताजी थे वो बहुत बड़े कलाकार थे, खुद बड़े एक्टर रहे जैन साहब। लेकिन अमजद खान साहब जब उन्होंने उसी कमरे में जहां आइडिया फिक्स हुआ, उसी कमरे में जब उन्होंने एंट्री ली, तो उनका चेहरा देखती और उनका एक जो बॉडी बल्क था वो देखते ही लगा ये ही सही गब्बर सिंह हैं। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। फिर भी हमने जल्दबाजी नहीं की। उनको कहा कि 3-4 रोज के बाद आए, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाकर। तब तक हमने कुछ कपड़े वपड़े भी सिलवा दिए और उनके बूट्स वगैरह। बस अब इसके बाद अगर किसी ने अपना सर उठाया, मैं उसका सर। और आर्मी बेल्ट जो ये सब, ये फैसला भी किया गया था कि नॉर्मल जो स्क्रीन पे दिखाए गए डाकू वैसे नहीं होगा। कुछ स्टडी भी की थी सलीम जावेद ने, उन्होंने भी कहा कि डाकू ऐसे धोती पहन के ऐसे नहीं है ज़रूरी कि जाते हैं, वो आर्मी ओवरऑल्स में ज़्यादातर घुमा करते हैं। एक ही चीज़ थी कि वो जीप्स वगैरह में घूमते थे, लेकिन स्क्रीन पे जो घोड़े का वो दौड़ होता है उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देखने को नहीं मिल सकती कभी, तो घोड़ों को तो लाना ही था। जब ये फैसला हो गया कि अमजद खान साहब ही गब्बर सिंह प्ले करेंगे, तो वो इस तरह अपने काम में जुट गए, लग गए कि उन्होंने फिर बाकी सब दुनियादारी सब छोड़ दी, सब कुछ अपना
लगाकर जब वो अपना रोल नहीं अदा कर रहे थे तो मेरे असिस्टेंट भी बन गए। प्रोडक्शन में भी हाथ बांटा उन्होंने और काफ़ी कुछ किया उन्होंने शोले के लिए और बहुत दिल से लगाव से उन्होंने काम किया। वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। देख फंदा खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं। ये हाथ हमको दे ठाकुर। देखिए, सेटिंग एक जो डाकुओं की फिल्मों की होती है वो तो यूपी की होती है और हमारे यूसुफ साहब जो दिलीप कुमार साहब हैं उन्होंने गंगा जमुना में यूपी का जो लहजा है उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी से दिखाया और लोगों ने अपना भी लिया। हमारे जावेद साहब जो हैं वो भी यूपी के हैं, लखनऊ वगैरह उस इलाके के हैं, तो ज़बान तो उनकी आज भी कमाल की है। वो चाहे गाने लिखें या डायलॉग या स्क्रीन प्ले लिखें, कुछ भी तो उनकी लैंग्वेज कमाल की है। तो ये जो लहजा है ये सोच समझकर उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ जोड़ा और हमने जब रिहर्सल वगैरह भी किए तो लगा कि ये जो उनमें उस लहजे के वजह से जो रंग आता है कैरेक्टर में वो बहुत कमाल का है। तो ज़रूर वक्त लगता है वो ऐसे डायलॉग बोलने में। तो ये फैसला आज जब हम उसे याद करते हैं तो लगता है कि बहुत सही फैसला था। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है साले, बहुत कटीली नचनिया होगी। जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाए क्या रे? उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले और जयंत महाजन। कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने। संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो अब रेणु बंसल को दीजिए इजाजत। जरूर सुनिएगा सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता। कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत। तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट। वीर सैनिकों की जयमाला और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें, यादों के उजाले। चौबारे पर सहेली है सखियों के संग। सखी सहेली। बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे। हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर, DTH और ऐप पर 24 घंटे 7 दिन। मन का सुकून, दिल की आरती, सुरीली संदली।
विविध भारती से सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।